नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो आपके लिए लेकर आते ही हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज शुरू कर लेते हैं सबसे पहले इन खबरों की, जहां दिन भर आपको उन खबरों की दम पर एक्शन दिखेगा, यानी टॉप 10 खबर जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो 17 महीने की ऊंचाई से डॉलर फिसला है और यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही कोरोना के जिस तरह से नए वेरिएंट आए हैं, उससे यहाँ पर सुरक्षित निवेश मांग भी सोने की बढ़ी है। चांदी पर भी कमोबेश से रुख है, हालांकि फेड के सख्त रुख से तेजी पर चांदी की लगाम लगी है और बेस मेटल्स में जो दबाव है उसका प्रेशर यहाँ पर चांदी पर पास ऑन होता दिख रहा है। इन कोरोना के नए वेरिएंट से क्रूड पर सबसे ज्यादा चिंता है। 2 से 3% की गिरावट आज कच्चे तेल की कीमतों में दिख रही है। इसके बाद अगर नेचुरल गैस की बात करें तो 2 हफ्ते कम मांग का अनुमान है। माइल्ड वेदर का अनुमान जताया जा रहा है यूएस में, इस वजह से नेचुरल गैस की कीमतों पर दबाव है। साथ ही लग रहा है कि अब मांग भी कम हो सकते हैं, तो क्रूड के साथ नेचुरल गैस की कीमतों पर भी दबाव है। कॉपर की बात करें तो रिफाइंड कॉपर मार्केट में 52,000 टन सरप्लस है, ऐसी खबर है। उससे हालांकि आज की खबर दूसरी है और आज कॉपर में 0.25% की गिरावट एमसीएक्स कॉपर में दिख रहा है। कॉपर के बाद कुछ और बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक के लिए सपोर्टिव खबर यह है कि उत्पादन में कमी है। जिस पावर क्राइसिस की वजह से जो उत्पादन कम हुए थे, अब लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक कम हो सकता है, उससे यहाँ पर निचले लेवल पर सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। लेकिन आज के सत्र में यहाँ भी दबाव है। जिंक के बाद निकेल की बात करें तो इंडोनेशिया में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है और उसका यहाँ पर असर है और वो दबाव भी दिख रहा है। निकेल के बाद एल्युमिनियम की बात करें तो सप्लाई की चिंता से सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन आज के सत्र में मांग घटने की चिंता ज्यादा हावी है और 1% तक दाम लुढ़क गए हैं। एमसीएक्स एल्युमिनियम 215 रुपए के आसपास है। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल लगातार कंज्यूमर डिमांड कमजोर है, उस वजह से यहाँ पर बहुत तेजी नहीं आ रही है, लेकिन निचले स्तरों पे आज हल्की फुल्की खरीदारी मेंथा में दिख रही है। कॉटन की बात करें तो उत्पादन घटने के अनुमान से यहाँ पर सपोर्ट मिला है कॉटन के भाव पर, हालांकि ऊपर के स्तरों पर दबाव भी बन रहा है। आज के सत्र में कॉटन और कॉटन के दोनों में ही 1% से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं। कॉटन के बाद कुछ और एग्री मार्केट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले स्पाइसेस के काउंटर को देख लेते हैं। हल्दी, तेलंगाना में बुआई कम है, बेमौसम बारिश की वजह से ये बुआई कम हुई है और एक्सपोर्ट मांग भी मजबूत है, यानी हल्दी के लिए तीनों ही खबरें अच्छी है। जीरे की बात करें तो ट्रेडर्स और किसानों के पास पर्याप्त स्टॉक है, इससे अब लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे अब मुनाफा वसूली हावी हो सकती है 16,000 के ऊपर। कोरिएंडर की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा सीजन में कम सप्लाई रहने की संभावना है, ऐसी खबर है और ऐसी जो रिपोर्ट है वो बता रही है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मिल मांग में तेजी है, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और लेबर जो शॉर्टेज है उससे यहाँ पर सोयाबीन को फायदा भी हुआ है। कल के सत्र में अच्छी तेजी थी। सोया तेल की अगर बात करें तो वेज ऑयल उत्पादन 4 साल में सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और पूरे दिन इसकी मदद से आप अपने ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर गिरावट गहराती जा रही है। 2 से 3% की गिरावट दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि देवरा है, तरुण सत्संगी भी हैं और साथ ही आगे हमारे साथ धर्मेश जैन भी होंगे। रवि, क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल में जो ये गिरावट बढ़ी है ये और गहरा सकती है या ओवरडन हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा यहाँ से? डेफिनेटली ट्रेंड वीक है। कल हमने इवनिंग सेशन में भी कच्चे तेल में बिक वाले की ही सलाह दी थी। बेसिक रीजन यही है क्योंकि कोविड के केसेस आज जिस हिसाब से बढ़ रहे तो सप्लाई में काफी डिस्टर्बेंस की एक्सपेक्टेशंस है, टूरिज्म एंड ट्रैवल में काफी डिस्टर्बेंस की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि अभी जो प्राइसेस ये करेक्ट हो चुके उसके बाद अभी मेजर फोकस रहेगा कि डब्ल्यूएचओ की जो इमरजेंसी बैठक है उसमें क्या निकल के आता है। अगर ज्यादा उसमें स्टेटमेंट डविश नहीं रहे तो आई थिंक ये सपोर्ट के करीब ही ट्रेड कर रहा है। 76 का WTI एंड ब्रेंट का 80 का सपोर्ट है, ये वहां ट्रेड कर रहे हैं। बट आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जब तक ये न्यूज नहीं आते तब तक मार्केट में थोड़ा डिमांड साइड का हैंगओवर रहेगा। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे लेना चाहिए। डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग है एंड सप्लाई भी देखे तो जो नॉन ओपेक नेशन नहीं माने उसके बाद जो भी अमेरिका का एक टाइप है उसके बाद उस दिन ऐसा न्यूज निकल के आया था कि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तुरंत ही दूसरे दिन ओपेक का जो कमेंट था
कि इससे थोड़ा सप्लाई बढ़ेगा। तो आई थिंक ये सारे मिक्स कमेंट होने की वजह से मुझे लग रहा है कि अगर कोविड का ये केसेस जो यूएस में बढ़ रहा है, यूरोप में बढ़ रहे हैं, अभी अफ्रीका एंड हांगकांग पे ऐड हुए, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कोशियस रहना चाहिए। डिमांड वाइज थोड़ा यहाँ पे फॉल आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक 5720 से 5730 के करीब एक बार सेल करके ट्रेड करें। 520 का स्टॉप लॉस लगाए। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस है वो 5600 तक मूव कर सकते हैं। ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर, और गिरावट बढ़ सकती है। तरुण, आपका क्या मानना है कच्चे तेल को लेकर? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनरली सर। हमको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर वीकनेस कंटिन्यू करेगा प्राइसेस। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए, या सुन रहा हूँ तरुण। शॉर्ट टर्म के अंदर आई थिंक वीकनेस कंटिन्यू करेगा प्राइसेस। हमें ऐसा लगता है कि इन द कमिंग वीक्स ऑयल के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 50% तक आ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है ग्रेजुअली $75 तक प्राइस आ सकता है। अभी जो रिसेंट करेक्शन अफ्रीका के अंदर न्यू वेरिएंट मिला, यूरोप के अंदर हमने देखा था कि लॉकडाउन से अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए जापान, चाइना या अपना स्टॉक रिजर्व करने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी सेंटीमेंट का डेंट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं में टेंशन इन यूएस का भी तो सोरिंग कहीं ना कहीं उसको टेक किया जाए। तो ओपेक की तरफ से काउंटर स्टेटमेंट जरूर आया, लेकिन कि स्टॉक रिलीज होता है कि नहीं एंड उसको कैसे क्लेम करने की कोशिश। पर जिस तरीके से अगर देखिए हमारा एक ओके, तो समझ गए, आपकी बात समझ गए। जो क्रूड है उसके लिए चिंता है, आपके ऑडियो में भी दिक्कत है, वापस से पैच करने की कोशिश करेंगे। क्यों गिर रहे हैं क्रूड के दाम, ये आपको एक बार बता देता हूं कि कोरोना के नए वेरिएंट से चिंता बढ़ी है। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग में नया वेरिएंट आया है और लग रहा है कि इससे मांग और कम हो सकती है, और इक्विटी मार्केट में बिकवाली से भी सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। साथ ही ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी चिंता बढ़ी है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड के मार्केट पर आज दबाव बना रहे हैं। चलिए कि लेकिन क्रूड के बाद एक दिग्गज निवेश गुरु जिम रॉजर से हमने बात की। उन्होंने कहा कि सभी कमोडिटीज, खास तौर से एग्री कमोडिटीज में अभी तेजी बाकी है। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। Yes, I mean, whether you're in India or America or anywhere, it's been an exciting year. Markets everywhere have been going up and down a lot. You mentioned Bitcoin and cryptocurrencies. That's been a phenomenal movement for people who were involved either way. I have no involvement with cryptocurrencies, but I am involved with commodities. I own a lot of commodities, but I own a lot of things. I just wanted to say one thing quickly. I have not sold anything this year, and I have not sold anything short. I don't think this has ended yet. ओके, यानी कमोडिटी मार्केट पे अभी भी जिम रॉजर साहब का बुलिश नजरिया है और उनको लग रहा है कि सोने चांदी में खरीदारी का मौका है। क्रूड में तो गिरावट है, लेकिन सोने में आज तेजी भी अच्छी दिख रही है। रवि, आपका व्यू क्या होगा? सोने में अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 250 से 300 रुपये मजबूत है सोना, 350 रुपये तेजी बढ़ती जा रही है, 0.25% ऊपर हो गया है। अब रवि बताइए, यहाँ से क्या करना चाहिए? अभी और तेजी बची है या आपके टारगेट अचीव हो गए हैं? डेफिनेटली उसमें अभी तेजी बने हुए है। जो जिम रोजर से आप बात कर रहे थे, मैं 10 साल से सर के कनेक्ट में हूँ। लगातार उन्होंने 1.5 साल पहले एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज अगले 2 साल में एक बड़ा ब्लॉकबस्टर हो सकता है, बट तब प्राइसेस में कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आया। बट यस, उसके बाद जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने मूवमेंट देखी, इसी हिसाब से जिम रोजर को कमोडिटीज गुरु भी बोलते हैं। आई थिंक उसका कमेंट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में काफी सही रहता है। गोल्ड में बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये रैली स्टार्ट रहनी चाहिए। आगे जाके यहाँ पे और भी पॉजिटिविटी भी ड्यू है। हाई लेवल से ऑलरेडी प्राइस करेक्ट कर चुके हैं, बट अभी जो कोविड का कंसर्न चल रहा है, ग्रोथ को लेकर कंसर्न चल रहा है। एंड हमने कल बात की थी कि कल बॉन्ड यील्ड है वो 1.64 थी, वो अभी 1.56 आ चुकी है। जब तक ये बॉन्ड यील्ड 1.60 के ऊपर स्टेबल नहीं होता यूएस का, उसके लिए कोई भी, मुझे लग रहा है गोल्ड के लिए कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और आगे जाके अगर ग्रोथ को लेके चिंता है, अगर यहाँ पे थोड़े कंसर्न्स क्रूड को लेके भी है, तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट की जो एक्सपेक्टेशंस है, दोनों में गिरावट आएगी। और ये दोनों में गिरावट आएगी तो इन्फ्लेशन शायद यहाँ पे टैपिड रहेगा, बट इंटरेस्ट रेट की जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर उसमें कुछ गिरावट आते और बॉन्ड यील्ड फिर से 1.50 को ब्रिज करते, तो एक बड़ी रैली ट्रिगर होगी गोल्ड के प्राइसेस में। वो मैंने शॉर्ट टर्म की बात की। अगर ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए,
47,600 के करीब एक बार बाय का ट्रेड लिया। 48,060 का मेरा टारगेट है एंड स्टॉप लॉस आप 47,410 के करीब लगाए। अगर आप शॉर्ट टर्म का ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स है उसको कंसिडर करें तो मुझे लग रहा है कि ये रैली 48,800 तक एक्सटेंड हो सकती है। ओके, यानी ये रैली इनको एक्सटेंड होती दिख रही है। इनको लग रहा है कि यहाँ से खरीदारी करके ही आपको जाना चाहिए और गोल्ड 47,600 पे खरीदारी की सलाह है और 48,000 के ऊपर के टारगेट रवि दे रहे हैं। हमारे साथ कमल जैन पलवल साहब भी हैं जो प्रेसिडेंट है बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या सोने में जो आज खरीदारी आई है, तेजी आई है, क्या लग रहा है ये सुरक्षित निवेश मांग है या आपके पास हाजिर में इतनी जबरदस्त मांग है उससे सपोर्ट लेकर गोल्ड यहाँ पे मजबूत हुआ है? क्या आपके ट्रिगर क्या कहते हैं? सर, एक तो ये जो कोविड का दोबारा आ गया जी जी, उसकी वजह से थोड़ा सा, और इधर सोने का कटान भी है क्योंकि हम लोग जनरली 30 तारीख को ही कटान कर देते हैं, तो वो भी पास में आ रही है मिति, तो कुछ इस बात की भी तेजी है। ओके ओके, तो क्या लग रहा है सर, हाजिर में किस तरह की मांग है? हाजिर में अच्छी डिमांड है, जो शादियों का सीजन है उसकी वजह से बहुत अच्छी मांग है। ओके सर, कल गुरु पुष्य था तो नॉर्थ में किस तरह की खरीदारी दिखी हाजिर में? उसमें तो कोई वैसे नहीं कि हमारे यहाँ को गुरु पुष्प पे कोई ज्यादा डिमांड रहती है, पर शादियों का सीजन की वजह से बहुत अच्छी मांग है बाजार के अंदर। ओके, तो आगे क्या लगे, प्राइसेस कहाँ तक जाएंगे सर, कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप? सोने में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है सर। ओके, अभी को बहुत ज्यादा तेजी है सोने में। एक बार एमसेक्ट में लगता है कि 46,500 का घर दिखाए, जी फिर जी, उसके बाद लॉन्ग टाइम तेजी है। ओके, मतलब यहाँ से हल्की वीकनेस आने के बाद फिर से लंबी अवधि के लिए आप पैसे लगा सकते हैं, ऐसा कमल जी मानते हैं। शुक्रिया कमल जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए तरुण जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पे आपकी राय क्या है? आज के सत्र में सोना तो अच्छी तेजी दिखा रहा है। या सर्टेनली देखा जाए शॉर्ट टर्म में लगता है कि बाइंग कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस तरीके से सेफ हेवन डिमांड आया है अफ्रीका में कोविड वेरिएंट के बाद में, एंड साइमल्टेनियसली हमने देखा है बॉन्ड यील्ड अभी 5.5% डाउन है, कंफर्ट फॉर द वर्ल्ड प्राइसेस। हमें ऐसा लगता है जब तक कि 47,549 के नीचे आज इंट्राडे में प्राइस नहीं जाएंगे, हाई पॉसिबिलिटी है 47,850 से 48,000 तक प्राइस। तो इनकी भी खरीदारी की ही सलाह है। इनको लगता है कि 47,840 छोटे से टारगेट के लिए ये दे रहे हैं। हालांकि आपके टारगेट से अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप टारगेट को ऊपर की तरफ रिवाइज करना चाहेंगे तरुण जी? तरुण, शायद उनके पास आवाज़ नहीं जा रही है। रवि से बात कर लेते हैं। रवि, चांदी में आप बताइए, चांदी को लेकर आपका टारगेट क्या होगा? चांदी तो आज रेंज बाउंड है। चांदी रेंज बाउंड है, उसका बेसिक रीजन है क्योंकि ये बेस मेटल को भी फॉलो करता है और बेस मेटल आज ड्यू टू दिस कोविड कंसर्न हाई लेवल से गिरा है। एमसीएक्स में देखे या ग्लोबली एलएमई में देखे, यूएस का आज भी ट्रंकेटेड सेशन है, आज अर्ली क्लोज है, तो वहां से कोई ज्यादा क्यूज नहीं। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक रेंज बाउंड ट्रेंड में ही रहेगी। हालांकि गोल्ड के प्राइसेस में जो बुलिशनेस है उसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड रहेगा। थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा गोल्ड को, प्रायोरिटी जिसको देने वो गोल्ड को दे। अदरवाइज सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड को फॉलो कर सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो अगर ये 63,000 के नियर अबाउट मिलते हैं तो एक बार बाय का मौका ढूंढना चाहिए। 62,700 तक के स्टॉप लॉस आप रखें। अपर साइड मेरा ये मानना है कि चांदी 63,800 तक जा सकती है। एक सीमित तेजी है, वहां पे प्रॉफिट बुक भी कर ले, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड को फॉलो कर सकते हैं सिल्वर। बाय एंड डिप्स का रिकमेंडेशन वहां पे। और शायद लग रहा है कि सेकंड हाफ में जैसे यूएस का आफ्टर ट्रेडिंग ओपन होगा 8 बजे के बाद, तब एक अच्छा रैली या शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड आपको सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है। सिल्वर में लग रहा है कि सेकेंड हाफ में यहाँ से रिकवरी आ सकती है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और बाई ऑन डिप्स की रणनीति आपको चांदी में अपनानी होगी। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आज वीकनेस है अक्रॉस द बोर्ड। निकेल 1% नीचे, लेड आधे % से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। कॉपर की बात करें, यहाँ भी करीब करीब 1% नीचे, 740 रुपये के नीचे है। एल्युमिनियम तो 1.5% से ज़्यादा टूट चुका है, 1.25% की गिरावट जिंक में है। चौतरफा बिकवाली है। तरुण, क्या लग रहा है बेस मेटल्स की गिरावट में? आप क्या करेंगे आज? कौन सा काउंटर बेचना चाहेंगे और कौन सा खरीदना चाहेंगे? जी, रिस्की एसेट क्लास के अंदर मैसेज सेल ऑफ है। इसकी वजह से हमने देखा है कि आज ओपनिंग हुई है मेटल्स के अंदर। कॉपर में शॉर्ट कर 740 रेंजेस में 70 मेरा स्टॉप लॉस,
मुझे ऐसा लगता है कि में 730 तक ही आ सकता है, लेकिन मेरा बेट आई थिंक प्राइस या थोड़ी ऊपर दिक्कत है तरुण, वापस से फिर से आपके पास आएंगे, बार बार ऑडियो की दिक्कत हो रही है। आपका कॉल कॉपर पे था, 742 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना है 752 ऊपर की तरफ, जो करंट लेवल है उसके ऊपर बेचना है। टारगेट इन्होंने दिया है 730 रुपए का, 745 रुपए 20 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। रवि, आपका बेस मेटल्स में टॉप पिक आज के लिए क्या होगा? कोई अगर 2 काउंटर आपको यहाँ से चुनना हो तो क्या चुनेंगे, और सेल की सलाह होगी या बाई की, क्या करेंगे? डेफिनेटली आगे जो तरुण का रिकमेंडेशन है वही मेरा रिकमेंडेशन। टारगेट दोनों के सेम है। मेरा फर्स्ट टारगेट 730 का रहेगा। कॉपर में 742 के करीब मैंने बेचने की सलाह दी है। कॉपर में बेच के चले, 748 का एक स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि जैसे ही एलएमए ओपन होगा, एलएमए एक्टिव होगा और उसका फर्स्ट फ्लोर चालू होगा, उसके बाद एक करेक्शन वहां ड्यू है। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में ये कोविड का जो नया सिनारियो बन रहा है, तो वो एक थोड़ा आज रेस्टिव रहेगा। सेकंड जो रिकमेंडेशन मेरे लीड पे रहेगी, वहां भी सेल की सलाह है। वहां पे 185.50 के करीब सेल करके चलना चाहे, 188 का स्टॉप लॉस लगाए और 180 तक के टारगेट आपको दिखने चाहे। तो अगर बेस मेटल्स में ट्रेड लेना है तो आप सेल साइड लेना चाहे। उसमें जी फंडामेंटल अगर पांचों बेस मेटल का कंपेयर करें तो शायद लीड एंड कॉपर के फंडामेंटल्स थोड़े डविश है, तो वहां पे बेच के चलना चाहे। हालांकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं, उसको एक चीज माइंड में रखनी है। लास्ट टाइम जब कोविड आया था, पहले हिसाब से सेकंड लहर में भी पहले वो गिरा था प्राइसेस, बट बाद में जो सप्लाई कंसर्न्स खड़े हुए थे, इससे रिकवरी इतनी बड़ी आई थी कि वो काफी शॉर्ट होल्डर्स के लिए, शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए वो काफी नेगेटिव था। तो ध्यान रखें, जैसे ही कोविड में डिमांड का कंसर्न है, उतना ही बड़ा कंसर्न अभी सप्लाई का बनेगा अगर ये वेरिएंट फैलता है तो ज्यादा डविश ना हो। बट इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि एक बार ट्रेड सेल साइड लेना चाहे कॉपर एंड लीड में। ओके, कॉपर और लेड का जो नीचे का टारगेट है 180 का, 730 का, 730 रुपए का टारगेट दे रहे हैं कॉपर का, यानी 2 इनकी तरफ से पिक आ रही है। अब हमारे साथ एक और दिग्गज गेस्ट जुड़ गए हैं, धर्मेश भाटिया हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, पहली बार आपसे बात हो रही है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्रूड में काफ़ी गिरावट है, आप यूरोप से अभी आए भी हैं, क्या वहाँ के वेरिएंट को लेकर कितनी चिंता है और किस तरह के केसेस, किस तरह से मामले आ रहे हैं और वो कितना गहरा सकता है और क्रूड के मार्केट पर कितना उसका असर हो सकता है? धर्मेश। देखिए, अगर आप देखें तो मैं यूरोप में था, बट यूरोप में तो नो मास्क पॉलिसी, वहाँ पे किसी ने मास्क ही नहीं पहना था कंपैरेटिवली जो बाकी देशों में है। और अगर आप जो कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो ओपेक देश में इसमें क्रैक आ सकता है। अगर आप ज्यादा समझना चाहते तो एकदम सिंपल सी बात है, जब मार्केट नेगेटिव था 2020 में, तो सारे ओपेक देशों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा और बोला कि लेट्स प्रोडक्शन कम करे सो दैट कि प्राइस ऊपर जाए। और यही हुआ कि कंटिन्यूसली साल, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते प्राइस ऊपरी स्तरों पर चला गया और आज ऐसी स्थिति है कि मार्केट $80 पे टिका हुआ है। अभी जो 2 तारीख को जो मीटिंग है, वो मीटिंग में अगर डिसाइड होता है और कोई भी देश आके बोलता है कि मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, वो क्यों बढ़ाना चाहेगा? क्योंकि उन्हें पैसे की इनकम चाहिए। क्योंकि अगर कच्चे तेल की अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ऊपरी स्तरों पर तो उनके इनकम ज्यादा होगी। तो ये एक अगर फूक होती है तो मार्केट में काफी अच्छी ड्रॉडाउन हो सकते हैं, प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखें जो निवेश करना चाहते हैं। बट जो स्पेक्युलेटर्स है उनके लिए ये सबसे फायदे का सौदा रहेगा। आप यहाँ पे बिकवाली करके चले आगे के महीने, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। और देखिए, प्राइस आप ऊपरी सस्तों पे सस्टेन नहीं हो पा रहा और $3-4 की गिरावट कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। और डिमांड, देखो डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि जो जिस तरह ट्रैवल बैन्स हटे हैं तो डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, बट कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड्स है आगे के महीने के लिए। बट अगर आप लास्ट 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देखें, जो मार्केट $3-4 प्रीमियम में चल रहे थे, वो प्रीमियम भी खत्म होकर $1 पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि अभी वो एंटिसिपेट करे कि भाई ये लेवल पे मार्केट अभी सस्टेन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही यूएस भी चाहता है कि प्राइस ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हो क्योंकि उन्हें भी ज्यादा फायदा होगा। तो डॉलर देखिए, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 95 की ऊपरी स्तरों पर 97 चल रहा है। तो जो डेवलपिंग और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इनके ट्रेड डेफिसिट्स काफी बढ़ेंगे और ये इसके वजह से मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आएगी। अब देखिए, इक्विटी में सेल ऑफ आएगा, ईयर एंड है, कमोडिटी में भी सेल ऑफ आ सकता है और डेफिनेटली ऑयल में भी सेल ऑफ इसके बाद में मिल सकता है। तो मैं एंटिसिपेट करूंगा यहाँ से $5 से $10 की गिरावट। स्पेक्युलेटर्स प्लीज इससे हावी हो जाइए, आपको अच्छा मुनाफा होगा। बट जो बायर्स हैं वो वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि मार्केट में एटलीस्ट आपको $10 नीचे प्राइस मिल सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट 5100 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं।
$10 यानी $70 तक ब्रेंट फिसल सकता है, ऐसा धर्मेश मानते हैं। मैं सही हूं धर्मेश? परफेक्ट, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट इतना आ सकता है। चलिए, तो क्रूड पे ये बात हुई, साफ राय है कि $70 तक ब्रेंट क्रूड फिसल सकता है। चलिए, गोल्ड की अगर बात करें तो आज अच्छी तेजी दिखा रहा है। क्यों खरीदारी आ रही है? क्या सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पे वापस से बाइंग आ रही है कोरोना के केसेस की वजह से, या कुछ और है? क्या लग रहा है आपको गोल्ड में सर? देखिए, सोने की बात करें तो सोनी अभी एकदम सुस्त कारोबार चल रहा है। दिसंबर में तो और सुस्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी सारी खत्म हो जाएगी। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। मैं इसमें ज्यादा तेजी में नहीं हूँ, क्योंकि प्राइस $1900 के लेवल सस्टेन नहीं करे। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,000 52,000 के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे। खाली MCX में तेजी इसलिए क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, बट अगर आप देखिए रुपी भी ऑलमोस्ट 74-75 के इर्द सस्टेन हो रही है। पर इक्विटी में अगर सेल ऑफ आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिन कॉल आएगा इक्विटी में, और जो मार्जिन कॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोना देती है, तो सोने में भी सेल ऑफ आ सकता है। और यही कारण है कि आप देखिए लास्ट 2-3 दिनों में $50 से $60 की गिरावट आपको सोने में देखने मिली है। मैं नहीं एंटिसिपेट करता यहाँ पे लंबी तेजी है, और प्लस डॉलर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से कमोडिटी मार्केट में तेजी नहीं आ सकती। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि जो बायर्स है अगेन वो वेट एंड वॉच रखे, बट स्पेक्युलेटर्स, सेलर्स इसमें हावी हो जाए, क्योंकि दिसंबर महीना है, सारे बैंक, सारे बड़े ब्रोकिंग फर्म्स है जो अपनी पोजीशन हल्की करेंगे, तो आपको यहाँ पे सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेरे सोने में रहेगी, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड में रखनी। सर, बेस मेटल्स में आज कमजोरी है, आपको आगे क्या लग रहा है? ब्रॉडर व्यू बताइए, पूरे बेस मेटल्स पैक में क्या करना चाहिए? अगेन बेस मेटल की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इसे हावी है, बट बेस मेटल एज सच 10 साल से 12 साल के ऊंचाई पर सस्टेन हो रहा है। अभी ये लेवल से और ऊपर जाने के लिए मार्केट में काफी अच्छा फंड फ्लो होना चाहिए, काफी बड़ी डिमांड होनी चाहिए। बट अगर डिमांड एज सच ये महीने में तो नहीं आएगी, ना ही अगले महीने में आएगी, क्योंकि ये 2 महीने अंतरराष्ट्रीय मार्केट सारे बंद रहेंगे। तो अगेन स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे सेल ऑफ करके चलिए, बट निवेशक मैं रेकमेंड करूंगा आप एल्यूमिनियम काउंटर में ध्यान रखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसमें गिरावट आती है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर मुझे स्पेक्युलेट सेलिंग करना है तो मैं कॉपर में सेल करूंगा, क्योंकि कॉपर काफी हाई लेवल पर सस्टेन हो रहा है। यहाँ से एटलीस्ट 4 से 5% की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। एल्यूमिनियम में भी काफी प्रेशर है, सप्लाई बढ़ नहीं रही है, डिमांड और कम हो रही है, क्योंकि डिमांड में ऐसे बाइंग नहीं हो रही है। तो ओनली सपोर्ट है, जो खाली सपोर्ट मिल रहा है वो है ट्रांजिट का, क्योंकि जो सारे यानी धर्मेश की बात, ट्रांजिट होता है, जो काफी सारे बोट शिप्स होती है वो। ओके, ये धर्मेश की बात से बिल्कुल क्लियर है। आपको कॉपर बेचना है, 5% नीचे का टारगेट वो दे रहे हैं। एल्युमिनियम में हालांकि निचले लेवल पे आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स के। अगर ग्वार की बात करें तो आज क्रूड में जो गिरावट आई है उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। ग्वार सीड, ग्वार गम दोनों में ही 2% से ज़्यादा की कमजोरी दिख रही है। ग्वार सीड पर रवि आपका व्यू चाहिए, क्या करें और टारगेट क्या दे रहे हैं नीचे की तरफ? गोवा सीड में कल बंद होते होते काफी अच्छी रैली थी, उसके बाद जो भी क्रूड के प्राइसेस ओवरनाइट गिरे तो उसका एक सेंटिमेंट वहां पे नेगेटिव आ गया। तो मुझे लग रहा है गोवा सीड में सेल करके चले, 5940 का टारगेट रहेगा, 6124 का स्टॉप लॉस लगा है। वैसे देखें तो अभी क्योंकि गोवा सीड कभी भी सप्लाई के ऊपर ट्रेड कम करता है, डिमांड के ऊपर ज्यादा करता है, तो आई थिंक जैसे ही ये अगर एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज जो रिज्यूम हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आई थिंक वहां पे एक बड़ा करेक्शन प्राइसेस में भी होगा। ओके, यानी ग्वार सीड बेचने की सलाह है, टारगेट है 5940 रवि का। चलिए, कमोडिटी नाउ को यहीं समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया रवि आपका, धर्मेश आपका, तरुण जी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए और अपनी राय दर्शकों तक पहुंचाई। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही।